साथियों, सादर जय भीम, जय भारत। साथियों, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बोधिसत्व ने भारतीय संविधान को लागू करते समय या भारतीय नेताओं को सौंपते समय स्पष्ट रूप से कहा था, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। मेरे हाथ में यह जो पुस्तक है भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान में किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन भारतीय संविधान से होगा। इसमें हमारी कुछ स्वतंत्रशाही संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस। इनमें संविधान में 3 अंग जो हैं वो बताए गए हैं। वो है नंबर 1 कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों तय मिलकर करते हैं कि देश की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से संचालित हो, और भारतीय संविधान भारत में सर्वोपरि है। आज भारत की संसद भी खतरे में है और भारतीय संविधान भी खतरे में है। इसका प्रमुख कारण है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सोच एक लोकतांत्रिक न होकर के राजशाही की है। जो व्यक्ति उनके विरुद्ध बोलता है, लिखता है, उसको सीबीआई और ईडी का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने अनेकों मामले देखे हैं। उन मामलों में आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि हम आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में अपने बच्चों को किस प्रकार की व्यवस्था देकर के जाना चाहते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 7.4, और वहीं पर महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे जो भ्रष्टाचार के मामले में जो है जनपद है वो है गाज़ियाबाद, जहां 82% के आसपास महिला उत्पीड़न के मामले होते हैं। उसके बाद एक जनपद आता है, हम लोग इसी जनपद के रहने वाले हैं, कन्नौज। इस कन्नौज जनपद में 81% महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं, जो 2021 की रिपोर्ट कहती है क्राइम ब्यूरो की। कन्नौज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, इस कन्नौज से ही प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद वर्तमान में जो सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो कन्नौज जनपद से ही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही सांसद हैं। ये विचारणीय प्रश्न है कि इतना छोटा जिला क्राइम के मामले में गाज़ियाबाद से जो है बिल्कुल समान रूप से खड़ा हुआ है। साथियों, घरेलू हिंसा, हत्या और बलात्कार के मामले में गाज़ियाबाद सबसे खतरनाक शहर, जिसका अपराध सूचकांक इंडेक्स जो है वह 60.1% के आसपास है। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में चाइल्ड असॉल्ट, बच्चों के साथ यौन शोषण के जो मामले होते हैं वह लगभग 36,022 केस दर्ज हुए थे, जिसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश रहा था। 2021 में भारत में बाल अपराध के 1,44,404 मामले दर्ज हुए, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2021 में यह बढ़कर के 16.2% की बढ़ोतरी के साथ जो है रिपोर्ट पेश हुई। वहीं चाइल्ड राइट एंड यू CRY की CEO पूजा वारवा ने बताया कि DWO को बताया कि जो अपराध के मामले हैं भारत में
अनेक राज्यों में ये वास्तविक रूप से वे मामले हैं जो पंजीकृत हुए, लेकिन ऐसे मामले जो कि दबा दिए जाते हैं पुलिस के बल पर, जो मामले दर्ज नहीं होते हैं, उनकी संख्या कहीं अधिक हो सकती है। इसके साथ साथ 2021 में 50,900 अपराध मध्य प्रदेश में हुए, जिनमें 7,214 मामले दलित उत्पीड़न के थे। साथियों, जब SC/ST एक्ट 1989 में बना और लागू हुआ तो इसमें जो मामले हैं उन पे काफ़ी रोकथाम के बावजूद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऐसे अनेकों प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, में दलित उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न के मामले होते रहते हैं, अक्सर घटनाओं में आते हैं। सहारनपुर कांड चर्चित है, आप लोगों ने जो है इसको देखा और सुना। इसके साथ साथ अभी हाल ही में एक घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई थी, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब की थी। इसी प्रकार से एक शिवपुरी में मामला हुआ था, जिसमें 2 दलित लड़कों ने जो है, उन पर आरोप था कि उन्होंने जो है बालिकाओं को छेड़ा। इसके बदले में उन लोगों को बंधक बनाया गया और उनको पीटा गया तथा उनको मैला खिलाया गया। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं और वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इन सब मामलों पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देने से बचते रहते हैं। साथियों, 2024 में हमारे पास एक सुनहरा अवसर है कि हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ ऐसे अनेकों स्टेट हैं जहां दलित और SC/ST उत्पीड़न के अंतर्गत अनेकों मामले दर्ज होते हैं और ऐसे कई मामले हैं जो कि न्यायालय के दरवाजे पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1923, 31 और 32 इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इनके संदर्भ में उन्होंने जो है लोगों के लिए कहा, जो अस्पृश्य समाज के थे, संवैधानिक अधिकारों का आधार बताया कि जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, वास्तविक रूप से वे हिंदू हैं ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से कहा था। उन्होंने कहा, यह तर्क दिया बाबा साहब ने कि आचरण का जो भेदभाव हिंदू और मुसलमान में है, हिंदू और सिखों में है, हिंदू और ईसाइयों में है, वही भेदभाव हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच भी है। यह भेदभाव बहुत गहन और विस्तृत है। हिंदुओं से अलग होने की वजह से जो अधिकार मुसलमानों, सिखों व ईसाइयों को मिले, वे अधिकार अस्पृश्यों को भी मिलने चाहिए। यह गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जो हो रही थी उनसे कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा, सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि एक बार सिद्धांत निर्धारित हो जाए तो उसे किस्तों में हासिल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो हमको मौलिक अधिकार मिले, अगर वो हमको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट किस्तों में मिले तो कोई भी हमें इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब सिद्धांत निर्धारित कर लिए जाएं तो ऐसा मार्ग अपनाना हानिकारक नहीं होता, बल्कि प्रायः लाभदायक होता है। क्रमिक उत्थान उचित है, क्रमिक सक्सेसिव उत्थान उचित है। साथियों, आप लोग अक्सर जो है बातें करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी, मान्यवर कांसीराम ने बहन कुमारी मायावती को 3 बार अपने जीवित
रहते हुए उत्तर प्रदेश की राजगद्दी सौंपी। बहन जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त रखा वह काबिले तारीफ। सन 2007 से लेकर के 12 तक जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी, उस सरकार के अंतर्गत बहन कुमारी मायावती ने अनेकों कार्य किए और इन कार्यों के करने के साथ साथ रोजगार के अवसर बनाए और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, जिनमें से मुख्य रूप से आप लोग समझ रहे होंगे 86,000 शिक्षकों की भर्ती, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो कि ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त किए गए थे। इसके साथ साथ 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, इसके साथ साथ बैकलांग के माध्यम से भर्ती आदि अनेकों पद उन्होंने जो हैं भरे। और हर वर्ग, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी में मुख्य रूप से मुस्लिम समाज का हो या फिर अपर कास्ट का हो, उनका जो नारा था मानवर कांसीराम जी का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी ने एक नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ जातीय, धार्मिक या अन्य किसी भाषाई या बोली के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया। और पिछले 2012 से लेकर के 2023 अब तक जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं, वे भ्रष्टाचार के मामले में बहुत आगे निकल गईं। समाजवादी की पार्टी की सरकार में उत्पीड़न और भ्रष्टाचार चरम पर था। उसके उपरांत योगी जी की सरकार में तो उत्पीड़न जिस प्रकार से किया जा रहा है, दलितों के साथ भेदभाव, उनका शोषण, सहारनपुर की घटना को हम याद कर सकते हैं, उन्नाव कांड की घटना को हम याद कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी की घटना को हम याद कर सकते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। इस सरकार में जातिवाद चरम पर है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया सर्वोपरि, उसके बाद अन्य जातियां, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी की और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को जिस तरीके से दबाया और सताया जा रहा, वह भारतीय संविधान के विरुद्ध, मैं जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक महिलाओं के सम्मान हेतु जो सरकारी महिलाएं थीं उत्तर प्रदेश में के अधिकारियों ने उन सबको इकट्ठा करके नारी सम्मान के रूप में रैलियां निकाली, उनका सम्मान किया। सम्मान करने से कुछ नहीं, नारियों को वास्तविक रूप से अधिकार देने पड़ेंगे। हर धर्म अपने आधार पर स्वतंत्र रूप से सोचे कि उसमें क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर कानून के माध्यम से अपनी बात को थोपना, ये संविधान के विरुद्ध। किसी भी चीज़ का जो हल है वो रिफॉर्म है, यानी कि उसमें सुधार हो। अगर कहीं कोई कमी है तो जो कमियां हैं उनको सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि कानून बनाकर के थोपने का प्रयास करना चाहिए। सरकारें आती हैं और जाएंगी, लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ना भारतीय संविधान और भारतीय समाज, हमारी संस्कृति, वासुदेव कुटुंबकम, इन सब के विरुद्ध है। इस देश में जिस तरीके से इलेक्शन को पोलराइज किया जाता है हिंदू मुसलमान में, यह भारतीय जनता पार्टी इस फन में बहुत माहिर है। हमें इन सबसे सावधान रहना चाहिए। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उनके लोग हैं,
उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए अपने वोट के माध्यम से, और वोटिंग में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। अभी आपने टीवी चैनलों या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कई बातें आपके संज्ञान में होंगी, जैसे जो हमारे भारत सरकार में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी और प्रधानमंत्री के बीच जो मनमुटाव चल रहा है उनके कोलेजियम सिस्टम को लेकर के, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जी ने बिल के माध्यम से किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वास्तविक रूप से भारत में विकास किया, लोगों को जो है सुविधाएं दी और देश को विकसित करने में अगर प्रयास किया, तो उन्हें डर किस बात का है। चुनाव में जाएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, लोग अगर उनको पसंद करते हैं तो उनको वोट करेंगे, चुनेंगे। इसमें किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे डलवाकर उनको सलाखों के पीछे भेजना, ये भारतीय संविधान के विरुद्ध। संभवतः कल को अगर सरकार बदलती है तो वह भी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। तो यह हम सब के लिए अच्छी बात नहीं। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के जो नैतिक आधार हैं, हमें उन्हें बनाए रखना चाहिए। और इन सबके बीच आप लोगों को पता है कि दलित उत्पीड़न के अधिकतर मामले जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ते हैं। आदिवासियों के विरुद्ध जिस प्रकार की मणिपुर की घटना हुई और वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने मौन साधा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, ये वास्तविक रूप से सरासर गलत है। साथियों, अगर भारतीय संविधान को मजबूत बनाए रखना है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करना ही होगा। नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं बल्कि राजशाही की व्यवस्था में है। वो अपनी मन की बात तो करते हैं लेकिन सुनते किसी की नहीं। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, मंच से जो है खुलेआम झूठ बोलना, यह जनता के साथ, उनके विचारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वो भूल चुके हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें महसूस होता होगा कि वो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर वो अपर कास्ट में जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के ही प्रधानमंत्री हैं। साथियों, आप लोगों को अनेकों सब्जबाज दिखाए जा रहे हैं, वो सब भ्रामक हैं। ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। आप लोग उन सब का मंथन कीजिए और आने वाले 2024 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जब भारतीय सरकार में भारत की प्रधानमंत्री होंगी तो दलित, आदिवासी बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वह सीमित होंगे और रुकेंगे। हमारा देश तरक्की के मार्ग पर चलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, हर व्यक्ति खुशहाल होगा और हमारा संविधान भी सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ मैं सुनील भारती, जिला संयोजक बाम से बीएसपी कन्नौज, आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत।